जब हम संघ में जुड़ना शुरू किए तो धीरे-धीरे हमें ये कंसेप्ट समझ में आया कि हमने जो आज 75 साल की आज़ादी के बाद में जो चीज़ें हमारे महापुरुष तय करके गए थे कि संघर्ष करना है और संगठित होना है और शिक्षित बनना है। शिक्षित तो हम हुए, लेकिन उस त दीक्षित हम नहीं हुए, यानी कि हमने महापुरुषों की बातों को उस तरह से जीवन में नहीं उतारा। हमारे महापुरुष जितने भी संघर्ष करके गए, हम शुरुआत करें जैसे ज्योतिराव फूले से और माता सावित्रीबाई फूले को अगर हम अपना आदर्श सबसे पहले माने, तो हमने जो सबसे पहले सुना, हमने सिर्फ़ बाबा साहब को ही सुना अपने फ़ादर से, जैसे हम सुनते थे। जब हम थोड़ा-सा इस संघर्ष को देखने लगे तो हमने अपने सामने मान्यवर जी को पाया, और क्योंकि मेरे पिताजी ने उनके साथ काम किया तो हम उस टाइम पे बहुत छोटे थे तो इस चीज़ों को नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये चीज़ें थी कि जो जो संघर्ष समाज के लिए शुरू हुआ, जो मान्यवर जी ने शुरू किया, बाबा साहब के बाद जो संघर्ष शुरू किया वो मान्यवर काशीराम जो हमारे समर संत थे, उन्होंने शुरुआत करी। उनके संघर्ष को हमने बखूबी अपनी आँखों से देखा, उतना समझ नहीं था, लेकिन बड़े कुछ बात समझ में आने लगी। मतलब हमारे फ़ादर जो थे वो अपने जाने से पहले हमें अपना संघर्ष सारा बता के गए थे, जो उन्होंने संघर्ष मान्यवर जी के साथ किया अपने समाज को उठाने का, जागृत करने का, और बीड़ा उठाया जो उन्होंने कि हमें अपने समाज को किस तरह से एक मंच पे लेके आना है और कैसे सत्ता प्राप्त करके जो अपने अधिकारों को रक्षा करना है। तो ये चीज़ें हम सीखते-सीखते जब धीरे-धीरे जब आगे बढ़ते तो हमने अपनी संस्कृति को जाना कि हमारी बौद्ध संस्कृति है। पहले हम भी हिंदू धर्म में ही फँसे हुए थे, संगठनों में ही फँसे हुए थे। बौद्ध संस्कृति को जानते-जानते 94 में हमने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो हम बौद्ध धर्म को थोड़ा-सा आत्मसात करने की, यानी कि उसको सीखने की कोशिश करी मैंने। तो हमने ये देखा कि बौद्ध संस्कृति से पहले भी हमारी एक संस्कृति थी जिसको हड़प्पा संस्कृति जिसको हम कहते हैं, जम्मूद्वीप जैसे कि हमारा वो था, देश था, और हम एक तरीके से आदिवासी लोग थे। तो वहाँ से जब हम शुरुआत करते हैं तो अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश जब हम करते हैं तो उसमें 2 ही संस्कृति आती है, समर संस्कृति और बमर संस्कृति। भमर यानी कि बाहर से आए हुए लोग जो उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, वो सिर्फ़ यहीं के लोगों को देखकर अपनी एक ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से मेहनती हैं, किस तरह से ईमानदार हैं, कैसे मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं, और कैसे इनकी यहाँ व्यवस्था चलती है। जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की से जो प्रथा चली आ रही थी, तो वही संस्कृति को इन लोगों ने तबाह करने की कोशिश की और अपनी बमर संस्कृति को यहाँ पे फैलाया, यानी कि उससे विपरीत करा। तो इससे क्या करा, तो धीरे-धीरे जो हमारी समर पहचान थी वो एक दबती चली गई। हमारे महापुरुषों ने बहुत, कबीर साहब आए, रविदास जी आए, पेरियर आए, ललई सिंह आए, सबने ही हमें बहुत ज़्यादा जागृत करने की कोशिश, समाज एक तरीके से जागृत हुआ। ओबीसी समाज जिसे कहेंगे, जो कि सारा ही समाज, जो मूल निवासी समाज जिसको कहते हैं, सारा ही समाज, सारे समण। तो समण संघ ने एक पहचान दी कि जितने भी हम एससी, एसटी, ओबीसी, जितने भी हम मूल निवासी हैं, वो हम समण हैं। और दूसरी तरफ है एक विपरीत विचारधारा के लोग जो कि बमर संस्कृति है। और समण जो शब्द है वो कोई हमारा दिया हुआ नहीं है, वो बौद्ध संस्कृति से और जम्मू देश से निकल के आया है कि हम लोग जो है समण है, यानी कि समानता में रहने वाले। जब हम समानता की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अधिकारों की और कर्तव्यों की बात करते हैं कि जब हमें अधिकार मिलते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, कि संविधान में हम सबके लिए अधिकार लिखे हुए, तो संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि उसमें सब समाज की बातें लिखी गई है। संविधान सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि एक ही समाज के लिए है। उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सबके हित की बात होगी, केवल एक वर्ग के हित की बात नहीं होगी। जितना भी समाज है, समण का है, बमण का है, ओबीसी जो भी है, सबके हित की बात उसमें की गई है। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे बाबा साहब को अपने समण समाज के हितों की बात लिखने के लिए वहाँ पे अंग्रेजों ने, इंग्लैंड में जो वार्ता होती है उसमें बाबा साहब को प्रतिनिधि के तौर पे बुलाया गया। और बाबा साहब ने जो भारत की स्थिति थी कि उस टाइम के वही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे, तो समण समाज ने उन्हीं को आगे किया और कि भी आप ही हमारी बात को आगे रख सकते हैं। तो बाबा साहब भी वहाँ पे गए और अपने समाज के लिए उन्होंने अधिकारों की, और जो उनकी भयावह स्थिति थी, जो ऊंच नीच और का जो भेदभाव था और जो उन पे जुल्म अत्याचार होते थे एक जात की वजह से, कि उनको बस्तियों के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, मरे पशु का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं था। वो
सुबह शाम घर बाहर निकल नहीं सकते थे। निकलते थे तो पेशवाई एक ऐसी घिनौनी प्रथा आई पेशवाइयों ने कि उन्होंने उनको बिल्कुल एक जानवर के स्तर पर पहुँचाया। उस जानवर के स्तर से सब बाबा साहब हमें उठा के लाए और हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और एक स्लोगन दिए कि हमें शिक्षित बनना है। और इस चीज़ को सबसे पहले बाबा साहब से भी पहले ज्योतिबा फूले ने इस चीज़ को देखा और उन्होंने देखा कि जब तक अपना महिलाओं का जो समाज है वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं विकसित होएगा, जब तक ये समाज नहीं बन सकता। क्योंकि जो समाज वो महिलाएं बना सकती हैं वो पुरुषों के नहीं बना सकते। क्योंकि जब हम एक महिला को पढ़ाते हैं तो हम पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, यानी कि हम 3 पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। जब हम पुरुष को पढ़ाते हैं तो एक पुरुष को ही पढ़ाते हैं। तो उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो उस टाइम पे जब माता सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए निकलती थी, उन पर गोबर पत्थर फेंके जाते थे। तो उस चीज़ को उन्होंने उस टाइम पे झेला। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को तैयार किया कि महिलाओं को शिक्षा दें और उस टाइम पे उन्होंने 18 स्कूल खोले। अभी किसी ने ग्रुप में लिखा कि हमें माता सावित्रीबाई के कदमों पे चलना चाहिए। मैंने कहा उनके कदमों पे क्यों चलना चाहिए, हमें खुद माता सावित्रीबाई बनना चाहिए। कदमों पे चलने का मतलब ही यही है कि हमें खुद अपने समाज को शिक्षित करना चाहिए। जितना भी बाबा साहब का प्रयास था वो उनका कभी व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, उनका हमेशा सामाजिक प्रयास था कि समाज को उठाने का काम करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि जब नौकरी लग जाए, पढ़ लिख जाओ तो कभी उस समाज की तरफ भी देख लेना जो बस्तियों में रहता है, यानी कि उनको भी उठाने का काम करना। ये सूट बूट लगा के टाई वाई लगा के उस समाज की तरफ चले जाना ताकि वो आपसे प्रेरणा ले सकें, यानी कि एक प्रेरणा देने लगे। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लग गए कि अपने घर में अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए। वो ठीक है कि अपने लिए भी सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जब हम संपन्न हो जाते हैं तो हम समाज की तरफ देखें। यही बाबा साहब का आदेश था कि अपने समाज को उठाने का हम काम करें। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, क्योंकि हम जब अपनी बात करते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी भी जो है लेनी चाहिए। वो उंगली जो चारों तरफ 3 दूसरे की तरफ उठती है ना, एक उंगली जो उठती है तो 3 अपनी तरफ भी उठती हैं कि हमने अपने समाज के लिए क्या किया। क्या हमने समाज को उठाने का काम किया? क्या किसी बच्चे की फीस भरी? क्या कभी अगर आपके घर में कोई मेड आती है तो क्या आपने देखा कि उसका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा? ये हमारा सामाजिक दायित्व था कि हमें कम से कम 5 बच्चे कम से कम अपने समाज के पढ़ाने चाहिए अपने बच्चों के साथ। कि हमारे जब पढ़ लिख गए लोग तो हमारे घर में सब 1 या 2 या 3 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं थे। तो हमें कम से कम 5 बच्चों को या 7 बच्चों को पढ़ाने का दायित्व लेना चाहिए था। उनको उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए जाना चाहिए था, उनकी बस्तियों में हमें जाना चाहिए था। ये बाबा साहब का कदम था कि और महिलाओं को अंधविश्वास से निकालने का काम करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में डूब के पूरे परिवार को डुबोती हैं। अभी इतनी घटनाएं होती हैं कि अभी भी हमें लगता है कि हमारा समाज सिर्फ गर्त में जा रहा है। तो समर संघ ने ये समानता का व्यवहार करते हुए 10, 20, 30 तारीख को महिलाओं को पोर्टल दिया कि महिलाएं अपनी बात रखें, अपना जो समर संघ में अपना योगदान दे सकती हैं उसके लिए अपना ड्यूटी जो है निश्चित करें और बताएं कि वो समाज के लिए क्या कर सकती हैं और खुद अपना काम तय करेंगे हमें समाज के लिए क्या करना। ये नहीं है समर संघ जो है कोई काम नहीं देता है, वो ये कहता है कि आप अपना खुद अपनी ड्यूटी समझ कर, अपने महापुरुषों को जानकर अपना जो है कर्तव्य को निश्चित करें। यहाँ पे अपना काम को यहाँ डिपॉजिट करें कि आपने आज कितने लोगों को जोड़ने का काम किया, कितने लोगों को अपने संगठित होने के लिए आज हम देखते हैं कि संदर्भ में कि भाई एक स्त्री जो है ना वो दूसरी स्त्री के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। उसकी पहचान, जीवन शैली, पहनावा, सोच, कार्यक्षेत्र, सामाजिक भूमिका के आधार पर यह विभाजन इतना सूक्ष्म है कि स्त्रियां समझ नहीं पाती कि इतने संघर्षों के बाद में 1923 में पहली बार एक महिला को जो भागलपुर की थी उसको एडवोकेट बनने का जो है अधिकार मिला। और एक पहली भागलपुर में एक महिला थी कादम्बरी नाम की, जिसको डॉक्टर बनने का जो है अधिकार मिला। और इससे उनकी भाषा, परिदृश्य सब कुछ सकारात्मक रूप में बदले जाने का एक एग्जाम्पल समाज में सेट हुआ। यानी कि 1923 में हमारे समाज की समर समाज की एक महिला डॉक्टर या वकील बनने का उनको अधिकार मिलता। तो आज स्त्री को यह कहकर हम ये अलग कर देते हैं कि तुम अलग हो, तुम्हारा संघर्ष अलग है, तुम्हारे अधिकार अलग हैं। धीरे धीरे ये विचार इतना गहरा बैठ जाता है कि स्त्री एक दूसरे की सहयोगी नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा के रूप में आती है, एक दूसरे को शत्रु के रूप में देखने पर। स्त्री समाज ने वर्षों के संघर्ष के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक भागीदारी पर अपनी बात रखनी
शुरू करी है और कुछ उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। वे एकता की वजह से संभव नहीं हुई हैं। वे स्त्री आपस में बढ़ती हैं तो सबसे पहले उनकी उपलब्धियों पर ही सवाल उठता है। अधिकार कमजोर होते हैं, प्रतिनिधित्व हमारा घटता है और निर्णय प्रक्रिया से स्त्रियों की सामूहिक आवाज जो है गायब होने लगती है। एक और गंभीर पहलू यह है कि स्त्री की सरलता, विश्वास और भावनात्मक गहराई का बार बार उपयोग किया जाता है। कभी भी उसे भावनात्मक मुद्दों में उलझाया जाता है, कभी उसे यह महसूस कराया जाता है कि दूसरी स्त्री उसकी समस्या की जड़ में है, जबकि वास्तविकता यह है कि स्त्री विरोधी परिस्थितियां किसी एक स्त्री द्वारा नहीं बल्कि असमान सोच और असंतुलित सत्ता संरचनाओं द्वारा पैक की जाती है। जबकि स्त्री आपस में बढ़ जाती हैं तो उन्हें मिलने वाले अवसर, सुविधाएं और संरक्षण भी कमजोर पड़ने लगते हैं। विभाजित समाज हमेशा अधिकारों को खो देता है क्योंकि उसकी सामूहिक शक्ति समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि स्त्री समाज को बांटना सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्त्रियां ये समझें कि उनकी विविधता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति में है। अलग अलग अनुभव, भूमिकाएं और सोच होने के बावजूद उनका मूल लक्ष्य समान है, सम्मान, समानता और सुरक्षा। जब तक स्त्री स्त्री के साथ खड़ी रहेगी, जब तक कोई शक्ति उसे कमजोर नहीं कर सकती। यानी कि संबंध संघ में बोला गया कि भी स्त्री अपना अलग से, हम दोपहर में शुक्रवार को, वीरवार को और इतवार को 3 दिन अपना दिन में पोर्टल लगाती हैं, जिससे कि स्त्रियों की जो शक्ति है वो बनी रहे, वो अपनी आपस की मन की बात जो एक दूसरे से कह सकें। जो भी समाज में कमी रही है, जो भी स्त्रियों की कमजोरी रही है या शक्ति रही है, उसको संबंध संघ पूरी तरह से धरातल पर लाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आज जो समय है वो आत्ममंथन का है, ये सोचने का है कि हम जाने में उस नीति का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं जो हमें एक दूसरे से दूर कर दे। क्योंकि जिस दिन हम एक दूसरे को शक से या नफरत की दृष्टि से देखने लगे, उसी दिन हम बिखर जाएंगे और बिखरे हुए समाज को दबाना सबसे ज्यादा आसान होता है। इसीलिए समण संघ ने एक पहचान दी कि हम समण हैं, सारी महिलाएं समण हैं, सारे पुरुष समण हैं और जितना भी अपना SC ST OBC बमण को छोड़ के जितने भी हम 90% लोग हैं सभी समण हैं और सभी लोग जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। और जुड़ने का एक तरीका होता है कि जब तक हम किसी से पर्सनल लेवल पे उसके सुख दुख में अगर हम शामिल नहीं होंगे, यानी कि हम मानवता की तरह, हमें मानवतावादी समाज बनाना। ये नहीं कि हमने केवल फ़ोन करा कि भाई आप जुड़ जाइए और वो जुड़ जाएगा, नहीं, उसके थोड़ा सा पर्सनल टच में भी हमें जाना होता है, उसको उसके सुख दुख की भी हमें पूछनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भी हमने मीटिंग का हमने उनको बोल दिया चलो जी हमारा काम तो पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। चाहे हम 5 से बात करें, चाहे हम 2 से बात करें, चाहे 1 से बात करें, तो उनके सुरे अगर हम कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व करने का पूरा हम प्रयास करें। तभी कोई आदमी, जब तक उसके हित की बात नहीं की जाएगी, कोई भी आपसे नहीं जुड़ पाएगा। जब हम पर्सनल जुड़ते हैं जब भी कोई हमारी बात सुनता है, ऐसे कोई बात हमारी नहीं सुनती। मैंने एक बार एक महिला को, मुझे समन संघ की तरफ से 10 महिलाओं की लिस्ट दी थी, तो मैंने सिर्फ एक महिला को फ़ोन किया तो उन्होंने ही मेरे को इतनी लंबी चौड़ी बात रखी 1 घंटा कि मैं औरों को फ़ोन भी नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी समस्या गंभीर थी। अगर मैं उनकी समस्या को नहीं सुनती तो वो कभी भी नहीं जुड़ती महिला में। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए आप क्या करो। कुछ भी नहीं थी, समस्या छोटी सी थी। महिलाओं की समस्या बहुत छोटी सी होती है, उसको सॉल्व करने वाला नहीं होता। घर में पुरुष सुनने वाले नहीं थे। उसके घर में 3 पुरुष थे, उसका हस्बैंड था, ससुर थे, एक उसका मतलब बच्चा तो उसका छोटा था, लेकिन बच्चे भी नहीं सुनते। तो मैंने उसकी बात सुनी पूरी और उसको पूरा सॉल्यूशन बताया और उसको बाद में भी फ़ोन किया। वो आज तक मेरे से महिला बात करती है। तो उसने कहा कि आपने मुझे जो बात बताई मैंने अपने दिमाग में बैठाई और ये सब चीज़ें मैंने संग में ही सीखी कि हमने कैसे समस्या को सॉल्व करना। वो यूपी से जाकर मुंबई में रह रही थी और मुंबई में उनको लगता ही नहीं था कोई अपना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हम सारे समण हैं और हमारे आसपास ही सब लोग हैं। तो मैंने उनको पहचान बताई, उनको मीटिंग में जुड़ने का। फिर मैंने उनको बताया कि आप अगर शाम को नहीं जुड़ सकते तो आप दिन में जुड़िए, पर हफ्ते में चाहे 1 ही बार जुड़िए, चाहे 10 मिनट के लिए ही जुड़िए। आप किसी को मिनिमाइज कर दीजिए कि सिर्फ 10 मिनट का टाइम तो आपके पास है ना। बोले हाँ है। मैंने कहा आप 10-15 मिनट के लिए जुड़िए, सिर्फ कंसेप्ट सुन लीजिए। तो थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। जब मैंने उसको 1 हफ्ते बाद फिर फ़ोन किया तो काफ़ी हद तक उनकी समस्या सॉल्व। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार कहने से कोई आदमी जुड़ जाएगा। जुड़ने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा, प्रयास हमें करना पड़ेगा। सबको अपनी ड्यूटी निभानी है, स्त्री को भी निभानी है, पुरुष को भी। ये नहीं है कि भाई पुरुष ने तो अपना काम कर दिया, महिलाओं को अपना कुछ नहीं काम करना।
समण महिला खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेती है यहाँ पे कि हाँ, हमें क्या काम करना है, संघ को हमें कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें अपने अधिकार बढ़ाने हैं। यही नहीं कि केवल हमारे 2 बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों के बारे में सोचें, नहीं। जितने भी जगत में हमारे जितने जैसे महापुरुषों ने अपने बाबा साहब ने, जैसे अभी एक भाई थे गाजीपुर के, गीत गा रहे थे भोजपुरी में, लेकिन समझ में आता है, बोलनी नहीं आती लेकिन समझ में सब आता है कि कैसे बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, क्योंकि हम अपने 2 बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते। हम जब सब समाज को अपना समाज समझेंगे, सब बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे, यानी अपनापन ऐसी चीज़ है और सम्मान एक ऐसी चीज़ है, प्यार ऐसी चीज़ है, रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो अपनापन देती है और आपको जोड़ती है। जहाँ आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अपनापन मिलेगा, वहाँ आदमी अवश्य ही जुड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा समण समाज है, समण महिलाएँ हैं, जो अपनेपन से रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं। जितने भी हमारे सर हैं, पुरुष जितने भी जुड़ते हैं, सब अपनेपन से पेश आते हैं, बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं, सबको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो कोई भी इंसान तो क्या, अगर जानवर को भी रिस्पेक्ट मिले और प्यार मिलते हैं, वो भी प्यार का भूखा होता है, वो भी संवेदना, भावना समझता है। भाव से ही भावना है, भावना से ही संभावना बनती है कि हाँ, यहाँ हमें सब कुछ मिलेगा। आज मुझे बस इतनी ही बात रखनी थी, तो इन सब बातों को मैंने कुछ सिंपल सी बातें बताई हैं, ज़्यादा तैयारी करने का मुझे मौका नहीं मिला। जितना मैं महसूस करती हूँ उतना मैंने बताया है समण संघ में। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बात समाप्त करूँगी। हो सकता है मेरी बातों में कुछ त्रुटि हो तो सब मुझे माफ़ करे।